My new story. Reborn of Villainous Girl. CH Dead and Reborn of Villainous Girl. इस वक्त एक लड़की दिल्ली के ट्रैफिक में फंसी हुई थी। उसे लड़के ने पोनीटेल बनाई हुई थी और उसने बिजनेस सूट सिर्फ पहना हुआ था। वह लड़की किसी बिजनेस डील के लिए अपनी कंपनी जा रही थी। वह लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसका स्टाइल उसे और भी ज्यादा एलिगेंट बना रहा था। और इस वक्त वह ट्रैफिक में फंसी हुई थी, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी। उसे लड़की ने इरिटेट होते हुए अपने आगे बैठे ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर अंकल यह ट्रैफिक कब हटेगा, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। ड्राइवर ने उसे लड़की की बात पर जवाब देते हुए कहा, आयशा मेम साहब आप खुद ही देखिए ना, हमसे आगे भी और भी गाड़ियां ऐसे ही फंसी हुई है। आप तो जानते हैं ना यह दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है। अभी हमें यहाँ और 1 घंटा लगेगा। आयशा ड्राइवर की बात सुनकर अपने आप से बोली, क्या यार साली किस्मत ही खराब है। क्या यार आयशा तुझे आज का ही दिन मिला था ये मीटिंग रखने के लिए, इससे अच्छा तो मैं चोपर से चली जाती, कम से कम आधे घंटे में अपना ऑफिस के छत पर तो होती। चलो कोई नहीं, अब 1 घंटा यही गुजरा है तो क्यों ना मैं अपनी फेवरेट नोवेल पढ़ लूं। इतना कहकर आयशा ने अपने बैंक से अपनी फेवरेट नोवेल निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। यूं ही समय बीतता रहा और आयशा नवल में पूरी तरीके से खो चुकी थी। उसे नोवेल पढ़ते वक्त का पता ही नहीं चला। आयशा जब नोवेल पढ़ रही थी तब उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ साफ नजर आ रही थी। आयशा ने अपनी नवल को जोर से बंद किया और गाड़ी के बाहर फेंक दिया। आयशा गुस्से से अपने आप से ही बातें करते हुए बोली, बकवास, बहुत ही ज्यादा बकवास, अरे मैं तो कहूँ बकवास से भी ज्यादा बकवास। कोई कैसे इतनी वाहियात और बकवास नॉवेल लिख सकता है भाई। मतलब इसके जैसी नवल ना मैंने आज तक नहीं पढ़ी। और सबसे ज्यादा वाहियात से भी वाहियात करैक्टर था जो इस कहानी में, वह थी वह आरूही। मतलब भाई क्या लड़की थी। इससे बड़ी स्टूपिड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब अपने प्यार को पाने के लिए, अपने पागलपन के लिए उसने अपने घुटने तक टेक दिया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की चींदी कर डाली। और ऊपर से इस बेवकूफ लड़की को घटा साल घंटा कुछ भी नहीं आता था। बड़ी आई हीरोइन का रोल निभाने वाली सबसे बड़ी विलन थी ये। और आजकल के लेखक लोगों को भी ना पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी अनाप शनाप लिखते रहते हैं। बेवकूफ कहीं के ना, बंदे को मेरा श्राप लगेगा, इसकी कोई नवल बिके ही ना। गधा कहीं का, उल्लू का पट्ठा कहीं का, बेवकूफ कहीं का। आयशा यह सारी बातें खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपने सामने आते हुए ट्रक पर पड़ी और आयशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने घबराहट में आकर ड्राइवर अंकल से कहा, ड्राइवर अंकल गाड़ी मोड़िए या फिर गाड़ी को रोक दीजिए। ड्राइवर अंकल भी घबराते हुए बोले, आयशा बेटा पता नहीं कैसे लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा। आयशा शोक में आकर बोली, क्या? अभी आयशा ने इतना ही बोली थी क्या, वह ट्रक आयशा की गाड़ी के सामने आ गया और आयशा की पूरी गाड़ी उस ट्रक के अंदर घुस गई। ड्राइवर अंकल और अवनी दोनों की वहीं पर ही डेथ हो गई। लेकिन तभी अचानक से आयशा के शरीर से कुछ येलो कलर की लाइट्स बाहर आई और वह लाइट आसमान में कहीं गुम हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक अस्पताल के अंदर अचानक से एक लड़की के शरीर में हलचल होने लगी। उसे लड़की ने इस वक्त अस्पताल के कपड़े पहने हुए थे और उसके फेस पर बहुत सारे चोटों के निशान थे और उसके नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुआ था। उसे लड़की का शरीर अचानक ही ऊपर नीचे होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लड़के को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। तभी वहां पर खड़ी एक नर्स जब उसने यह देखा तो वह जल्दी से दौड़कर डॉक्टर को बुला कर ले आई। डॉक्टर जब उसे लड़की के पास आए और उसे लड़की का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया और जब उसने उस लड़की का ट्रीटमेंट किया उसके बाद वह बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, इट्स मिरेकल, दिस इज रियली ए मिरेकल।
नर्स ने डॉक्टर की बात को सुनकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ, आप इस तरीके से शोक में क्यों लग रही हैं? तब उस डॉक्टर ने जवाब दिया, जब यह लड़की यहाँ आई थी तब इसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी मैं इसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन यह लड़की सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की इसे बचाने की, लेकिन मैं इसे नहीं बचा पाया। मेरा मतलब है, मैं आधे घंटे पहले जब इस लड़की को देखने आया था तो मुझे इसकी नब्ज नहीं मिल रही थी और ना ही मुझे इसकी धड़कन सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी मैंने इस लड़की को चेक किया, यह लड़की बिल्कुल ठीक है, इसका दिल अभी भी धड़क रहा है और इनफैक्ट इसके सांस भी अब नॉर्मल चल रही है। सच में यह चमत्कार है, वरना आधे घंटे पहले जिस लड़की की मौत हो चुकी हो वह आधे घंटे बाद एकदम नॉर्मल सांस कैसे ले सकती है और उसका दिल भी इतना परफेक्टली कैसे धड़क सकता है? यह सच में चमत्कार ही है। इतना कहकर डॉक्टर ने स्माइल करते हुए बिस्तर पर पड़ी हुई उस लड़की को दिखा। उसके बाद डॉक्टर के मन में कुछ आया और उसने नर्स की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने इस लड़की के घर वालों का पता लगाया और इस लड़की के एक्सीडेंट के बारे में उसके घर वालों से बात की? डॉक्टर की बात सुनकर नर्स ने अपने सर पर हाथ रखते हुए पछतावे भरी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर, मैं इस लड़की को घर वालों को बताना भूल गई। मेरा मतलब है, यह लड़की जिस हालत में हमारे हॉस्पिटल में लाई गई थी उस वक्त इसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैं इसके घर वालों का पता नहीं लगा पाई। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इस लड़की के बारे में पता लगवाती हूँ और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। इतना बोलकर वह नर्स वहां से चली गई और डॉक्टर ने फिर से एक बार बिस्तर पर लेटी हुई उसे लड़की को अच्छे से एग्जामिन किया। उसके बाद डॉक्टर ने खुद से कहा, बस कल सुबह तक इस लड़की को होश आ जाएगा। यह लड़की अभी बिल्कुल ठीक है, बस इसे 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है इसके साथ। आखिर कौन थी वह लड़की और क्या हुआ था इसके साथ जो इसका इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया? CH2 खूबसूरत होते हुए भी बदसूरती की मिसाल। सुबह के 6 बजे हॉस्पिटल वार्ड में बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई थी। तभी उस अस्पताल वार्ड का दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई और जब उसने बिस्तर पर सोई हुई लड़की को देखा तो उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी। उसने अपने दिल पर हाथ रख दिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। नर्स अपने आप से बोली, यह लड़की है या फिर कोई चुड़ैल या कोई डायन? यह इतनी अजीब क्यों लग रही है? अगर किसी इंसान ने इसे रात को देख लिया तो बेचारा हार्ट अटैक से ऊपर पहुंच जाता। पता नहीं क्या सोचकर उस बुद्धि नर्स ने मुझे यहाँ इस लड़की को यह इंजेक्शन देने के लिए भेजा। नहीं नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकती। अरे वह तो छोड़ो, मैं तो इसकी शक्ल तक नहीं देख सकती। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। उस बुद्धि नर्स उसको ही बोलती हूँ कि यहाँ आके इस लड़की को इंजेक्शन लगा दे। हाँ, यही सही है। इतना बोलकर वह नर्स उसे अस्पताल वार्ड से निकल गई। दरअसल कल जो इस लड़की के साथ नर्स थी और इसकी फैमिली का पता लगाने के लिए इसकी हेल्प कर रही थी, वह एक 45 साल की मिडिल एज औरत थी जिसे अपने सभी पेशेंट से हमदर्दी रहती थी। लेकिन यह नर्स अभी नहीं आई है और इसे ऐसे बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। अब बिस्तर पर पड़ी लड़की कैसे बदसूरत है, चलिए जानते हैं। बिस्तर पर जो लड़की लेटी हुई थी उसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे और उस टैटूज पर डिफरेंट कलर्स अप्लाई किए गए थे, जिससे उसे लड़की की रियल स्किन तो दिख ही नहीं रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर रंग बिरंगी टैटूज बने हुए थे। उस लड़की के गर्दन पर भी एक लड़के का टैटू बना हुआ था और उसने अपने फेस पर बहुत सारा मेकअप कर रखा था, या फिर यूं कह कि उसे लड़की ने 5 किलो मेकअप अकेले ही अपने चेहरे पर थोप दिया था। उस लड़की के एक्सीडेंट के वक्त उसका ब्लड और उसका मेकअप दोनों मिक्स हो गए थे, जिससे वह लड़की और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। और उस लड़की ने अपने बालों में हरे रंग की यानी कि ग्रीन कलर की वीग पहनी हुई थी। उसके दोनों कानों में 10 से ज्यादा इयररिंग्स डाले हुए थे।
यानी कि कुल मिलाकर उसने 20 ईयररिंग्स पहनी हुई थी, 10 इस कान में, 10 दूसरे कान में। उसने अपनी नाक को दोनों साइड से छिड़वाया हुआ था और उसने दोनों साइड नोज रिंग पहनी हुई थी, और वह भी बहुत बड़ी बड़ी। सच में उसे लड़की को देखकर किसी को भी डिस्कस फीलिंग आ सकती थी। वह लड़की सच में बहुत बदसूरत दिख रही थी। या फिर रुको कि उसे लड़की और चुड़ैल का कंपैरिजन करें तो चुड़ैल उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत होगी। करीब आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 6:30 बजे उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद वह उठकर बैठ गई और अपने सर पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसे अपने सर पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उस लड़की ने दर्द से कराहते हुए अपने आप से कहा, यह मैं कहाँ हूँ और यह कौन सी जगह है और मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। इतना बोलकर उस लड़की ने फिर से अपना सर पकड़ लिया और उसने अपनी आंखें बंद करके याद किया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसके बाद उस लड़की ने अपने आप से ही बातें करते हुए कहा, ओ याद आया, मैं और ड्राइवर अंकल कार में थे और कार के ब्रेक्स फेल हो चुके थे। सामने से एक ट्रक आ रहा था और हमारी गाड़ी उसे ट्रक से टकरा गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ और यह शायद चोट भी मुझे एक्सीडेंट की वजह से ही आई है। वह लड़की अभी खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसकी नजर अपने हाथ पर गई और उसकी आंखें शौक से फटी की फटी रह गई। उस लड़की ने अपने आप से बातें करते हुए कहा, यह मेरे हाथों को क्या हो गया। मेरी स्किन तो बहुत अच्छी थी और मेरी स्क्रीन की जगह एक कलरफुल टैट्स कैसे आ गए मेरे हाथ की जगह पर, और मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, मुझे अलग अलग क्यों लग रहा है। वह लड़की अपने आप से सवाल करती ही जा रही थी। फिर वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी और उसने वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उस लड़की ने जब वॉशरूम के आईने में अपनी शक्ल देखी तो वह जोर से चिल्ला उठी, आ, यह मेरे चेहरे को क्या हो गया। मेरे दोनों गालों पर यह इतनी अजीब अजीब से टैटूज किसने बना दिए, और तो और मेरी पूरी बॉडी और यहाँ लगे ताकि मेरी गर्दन पर भी यह टैटूज किसने बना दिए, और मेरे बाल काले से हरे कैसे हो गए। मैं तो बिल्कुल तोते की तरह लग रही हूँ। इतना बोलकर उस लड़की ने अपनी रोने जैसी शक्ल बना दी। तभी उस लड़की को दरवाजे पर नोक होने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे के बाहर वही बुद्धि नर्स खड़ी थी। वह इस लड़की को इंजेक्शन लगाने आई थी, लेकिन इस लड़की की चिक सुनकर वह दौड़कर वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंची और वॉशरूम का दरवाजा नोक करने लगी। नर्स बोली, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या कोई दर्द हो रहा है, क्या तुम फिसल गई हो। उस लड़की ने अंदर से जवाब दिया, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वह तो बस ऐसे ही अचानक से कि निकल गई, आपके अंदर आने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर वह लड़की धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर आने लगी। इसलिए धीरे धीरे आ रही थी क्योंकि उसे पता था उसका इतना अजीब लोग देखकर या तो लोग उसे पर हंसेंगे या तो उसे घिन भरी नजरों से देखेंगे। नर्स उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, आरूही बेटा अब तुम कैसी हो, अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है ना, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। उसे औरत की बात सुनकर वह लड़की कंफ्यूजन से उसे औरत की तरफ देखने लगी। वह लड़की सोच रही थी कि उसने यह नाम पहले भी कहीं सुना है, लेकिन कहाँ यह उसे याद नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में हिट हुआ और उसे याद आया कि आरोही जो वह नोबेल पढ़ रही थी उसकी विलन का नाम है, और उस नवल की विलन का गेटअप भी कुछ ऐसा ही है। आयशा अपने आप से बातें करते हुए मन में बोली, ओनो हे भगवान, अगर आपको मुझे किधर जन्म देना भी था तो मुझे किसी अच्छी जगह भेज थे, अगर अच्छी जगह नहीं भेजना तो कुत्ते, बकरा, गधे, घोड़े, सांप, बिच्छू किसी में भी जन्म देते थे, इस नोबेल की विलेन में क्यों दिया।
आपको पता है कि विलन कैसी है और आपको पता है कि इसकी डेथ कैसे हुई थी। और अगर इसकी तरह ही मेरी डेथ हो गई तो नो 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 भगवान, या आपने क्या किया हो नो। दोस्तों, यह हमारी आयशा ही है जिसका रीबर्थ उसकी फेवरेट नवल में हुआ है, लेकिन मैं लीड के तौर पर नहीं, एक विलन के तौर पर। और अब से हम आयशा को आरोही ही कहेंगे। आखिर क्या करेगी आयशा अब? कैसे संभालेगी वह खुद को? क्या वह अपने नाग कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर पाएगी? CH3 पागल लड़की। आरोही को अस्पताल में रहते हुए एक दिन बीत चुका था और अब वह बिल्कुल ठीक थी। हाँ, उसे सर में थोड़े से स्टिचेस आए थे और थोड़े से हाथ में आए थे, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक थी। आरोही इस वक्त अपने आप में ही खोई हुई थी। उसे अब यह जिंदगी जीनी थी, इसलिए उसे अपनी जिंदगी समझने के लिए वक्त लगने वाला था। और वह फिलहाल अपने वार्ड में बैठे हुए अपनी इस जिंदगी के बारे में ही सोच रही थी। तभी हॉस्पिटल का दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर आ गए। आरोही का ध्यान भी डॉक्टर की तरफ चला गया। डॉक्टर आरोही के पास आते हुए बोले, मिस आरोही, आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी सिर्फ 2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो गई। सच में आपके जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो। लेकिन फिर भी आपको पूरे 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना है। और यह मैंने कुछ मेडिसिन्स आपको लिख दी है, आपको यह भी समय सर लेनी है। और इस वक्त आप बिल्कुल ठीक है। आज के दिन आपका डिस्चार्ज मैं करवा दूंगा। और हाँ, अगले 1 हफ्ते बाद आप फिर से मुझे मिलने जरूर आइएगा। आरोही इस वक्त बड़े ही ध्यान से और शांति से डॉक्टर की हर एक बात सुन रही थी। डॉक्टर की बात खत्म करने के बाद उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, जी डॉक्टर। 1 घंटे बाद आरोही के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हो चुके थे और अब उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। उसने हॉस्पिटल ड्रेस को बदलकर अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए, लेकिन उसने अभी भी अपने सर पर वह हरे रंग की वीक पहनी हुई थी और अपने मुंह पर 1 किलो जितना मेकअप लगाया हुआ था। उसे खुद पता नहीं था यह उसने क्यों किया, लेकिन फिर भी उसने यह किया। आरोही इस वक्त अपने हॉस्पिटल वार्ड से बाहर निकालकर कॉरिडोर से हॉस्पिटल के एग्जिट की तरफ जा रही थी। कॉरिडोर में बैठे हुए लोग उसे बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसी लड़की देखी ही नहीं थी। सच में ग्रीन कलर के बालों वाली लड़की मतलब थोड़ा अजीब है। कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे और कुछ लोगों को तो उससे घिन आ रही थी। वह उसे अपनी घिन भरी नजरों से देख रहे थे और कुछ लोग उसे देखकर अजीब अजीब तरीके के मुंह बना रहे थे और कुछ लोग उसके इस लुक को देखकर अजीब अजीब से कमेंट पास कर रहे थे। उन लोगों को सच में यही लग रहा था कि यह कोई पागल और सनकी किस्म की इंसान है। हाँ, क्योंकि उन्हीं लोगों के शरीर पर इतनी अजीब अजीब से टेट्स होते हैं। और यहाँ लगी तक कि इस लड़की के तो गाल के ऊपर भी अजीब तरह के टेट्स बने हुए थे। लेकिन अगर यह पहली वाली आरोही होती ना तो उसे इन लोगों से बहुत फर्क पड़ता। लेकिन अभी पहले वाली आरोही नहीं रही, अभी आरोही बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि इस वक्त आरोही के शरीर में आयशा जो है। आरोही उन सबको इग्नोर करके रिसेप्शन के पास गई और वहां से अपने हॉस्पिटल के सारे बिल क्लियर किए। उसके बाद वह अस्पताल से बाहर निकल गई। आरोही हॉस्पिटल से बाहर की तरफ निकल गई और वही सड़क पर खड़ी हो गई। उसने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा, हे भगवान, यह आपने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया। आपको पता है वह लोग मुझे कितने अजीब तरीके से देख रहे थे। सच में मेरे पिछले जन्म के 30 सालों में मुझे किसी भी इंसान ने इस तरीके से घूरते हुए नहीं देखा। और अभी मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। इस आरोही के घर तो जा नहीं सकती, पता नहीं इसने कौन सा बखेड़ा खड़ा किया होगा वहां घर पर। उसे भगवान की कोई तो रास्ता दिखाओ प्लीज। आरोही अभी यह सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक बात आई। आरोही का खुद का एक और फ्लैट भी था।
जिसमें वह रहती थी, उसके बर्थडे वाले दिन उसके दादाजी ने उसे वह फ्लैट गिफ्ट किया था। आयशा क्यों ना इस फ्लैट पर चला जाए। आरोही ने इतना सोचकर एक टैक्सी पकड़ी और अपने फ्लैट की तरफ निकल गई। आधे घंटे के बाद वह अपने फ्लैट के सामने मौजूद थी। उसने अपने फ्लैट की चाबी से दरवाज़ा खोला और फ्लैट के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही वह फ्लैट के अंदर गई, उसकी एक चीख निकल गई और उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा। इसलिए वह जल्दी से वॉश बेसिन के पास गई और वोमिट करने लगी। आयशा ने वॉश बेसिन के पास अपना चेहरा अच्छे से साफ किया और फिर एक नज़र पूरे फ्लैट को देखने लगी। उसे फ्लैट का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा गंदा और गंदा था। उसे फ्लैट का इंटीरियर लाल रंग से बना हुआ था और उसे फ्लैट के चारों तरफ सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ था। बिना वॉश की हुई प्लेट, अंडों के छिलके, चिप्स और मैगी के पैकेट, झूठे बर्तन और भी बहुत सारा कचरा वहां पर पड़ा हुआ था। और उसके साथ में किसी लड़के के पहने हुए शूज, लड़कों का परफ्यूम, लड़के की गंदी पसीने से भीगी हुई शर्ट, 56 गंदे रुमाल, प्लास्टिक की वाटर बॉटल, टूटा फूटा हुआ फुटबॉल और किसी के पहने हुए गंदे सॉक्स। यह सारी चीज वहां पर पड़ी हुई थी और यह फ्लैट पिछले 2-3 महीने से बंद था, जिस वजह से इस सारे कचरों की बदबू उसे फ्लैट में जमा हो गई थी और साथ में उसे फ्लैट में मकड़ियों के जाले और धूल भी लग चुकी थी, जिस वजह से वह फ्लैट बहुत ही गंदा दिख रहा था। आयशा ने यह सारी चीज देखकर गुस्से से खुद से कहा, यह लड़की कसम से पागल थी, पागल, बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली पागल और बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली चुटिया। मतलब सच में किसी इंसान को दूसरे इंसान से इतना क्या प्यार हो सकता है कि उसके पहने हुए कपड़े, उसका छुआ हुआ और टूटा फूटा हुआ वह फुटबॉल और यहाँ तक कि उसके गंदे 10-12 दिन तक पहने हुए वह सॉक्स यूं। और जरा देखो तो इस लड़की को पूरे फ्लैट को कूड़ेदान बनाया हुआ है और घर की साफ सफाई तो जैसे करनी है इसको आती ही नहीं। छी, कितना गंदा है यह सब कुछ। और इसने अपने घर में यह भड़कीला सा लाल रंग पूरी की पूरी दीवार में लगाया हुआ है। लाल रंग का इंटीरियर कौन करवाता है भाई? इसकी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से मैं इस नफरत करती थी और इससे जो इस कहानी की मेन लीड और उसके बच्चे के साथ किया वह तो और भी ज्यादा बुरा था। हे भगवान, अपने कहाँ फंसा दिया मुझे। सबसे पहले तो यह कूड़ा साफ करती हूँ और उसके बाद इस घर को इंटीरियर बदलती हूँ। यह तो अच्छा है कि इसके बाप ने इसको खर्च करने के लिए कार्ड दिया हुआ है जिसकी लिमिट अनलिमिटेड है, वरना पता नहीं मैं यहाँ पर सरवाइव कैसे करती। इतना बोलकर आयशा ने अपना एक फ़ोन निकाला और इंटीरियर डिज़ाइनर को कांटेक्ट किया और आयशा ने उन लोगों से कहा कि आधे घंटे में वह लोग उसके फ्लैट पर आएं और जैसा वह इंटीरियर चॉइस करती है वैसा यह इंटीरियर वहां पर करके जाए। इंटीरियर डिज़ाइनर को कॉल करने के बाद आयशा ने सर फैला हुआ कचरा को साफ किया, लेकिन फिर भी उसके घर से बदबू जा ही नहीं रही थी। आयशा ने सोचा कि घर में जब इंटीरियर होगा तो भी धूल और बाकी सारी चीज तो होगी ही ना, तो फिर क्यों न इंटीरियर होने के बाद ही मैं इस घर को अच्छे से साफ कर दूं। क्या आयशा अपनी इस जिंदगी को जी पाएगी? क्या होगा जब आयशा के घर वालों को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा? CH4 पिछली जिंदगी। एक दिन बाद अपने घर का इंटीरियर चेंज करते हुए उसको पूरा एक दिन बीत चुका था और आयशा ने इंटीरियर डिज़ाइनर को तब तक अपने घर से जाने नहीं दिया जब तक उन लोगों ने इस घर का पूरा इंटीरियर बदल नहीं दिया। और इंटीरियर डिज़ाइनर भी आयशा के इस अजीब से लुक को देखकर और इसकी सख्त आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी से जल्दी यह काम खत्म करें और उन लोगों को भी इस टॉर्चर से मुक्ति मिले। इसलिए उन लोगों ने 5 दिन का काम सिर्फ 1.5 दिन में ही खत्म कर दिया था। इस वक्त इंटीरियर डिज़ाइनर और आयशा आमने सामने खड़े हुए थे और इंटीरियर डिज़ाइनर डरते हुए आयशा के हाथों से अपने किए हुए काम का पेमेंट ले रहे थे।
और आयशा को उनकी शक्ल देखकर बहुत हंसी आ रही थी। आयशा से पेमेंट लेने के बाद वह लोग आयशा के फ्लैट से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंह। और आयशा उनकी स्पीड देखकर अपने दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। आयशा ने मुड़कर अपने पूरे फ्लैट को देखा और वह फ्लैट इतना ब्यूटीफुल और यूनिक डिजाइन से बना हुआ था जैसे कोई इंसान ब्लैक एंड व्हाइट से शिफ्ट होकर एचडी में पहुंच गया हो। आयशा के फ्लैट के अंदर वाइट मार्बल के फ्लोर लगाए हुए थे जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी थे। उसने अपनी दीवारों का कलर रेड से चेंज करके फाइट कर दिया था। यहाँ लगी तक कि उसने अपने सोफे का कलर भी वाइट कर दिया था। वह पूरा फ्लैट मॉडर्न प्लस क्लासिकल मिक्सर था, जैसे हम फॉरेन मूवीज में वहाँ का फ्लैट देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आयशा का फ्लैट लग रहा था, या फिर यूं कहूं कि उसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और आयशा यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। आयशा अब अपने कमरे में जा चुकी थी और इस वक्त वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और अपने आप का यह अजीब लुक देख रही थी। आयशा ने खुद से बातें करते हुए कहा, छी यार, इस लड़की का कितना वाहियात लुक है। मुझे सबसे पहले अपने इस लुक को चेंज करना होगा और खुद का मेकओवर भी करना होगा। और यह लड़की कितने अजीब तरीके के कपड़े पहनती है, मतलब सच में ड्रेसिंग सेंस नाम की तो चीज ही नहीं थी इस लड़की में। वह तो अच्छा हुआ कि कल के कल ही मैंने इसके सारे कपड़े डस्टबिन में डाल दिया और अपने पसंद के न्यू ब्रांडेड और एलिगेंट जो अच्छे लगे वैसे कपड़े लिए। आयशा, अब तुझे खुद को बदलना होगा, आयशा से आरूही बनना होगा और अपनी इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा। और इसकी शुरुआत आज अभी और इसी वक्त से करती हूँ। उसके बाद अपनी वॉशरूम की तरफ चली गई और फ्रेश होने लगी। वह इस वक्त बाथटब के अंदर बैठी हुई थी और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वह इस नॉवेल की पूरी कहानी को याद कर रही थी। तो चलिए गाइस, मैं आप सबको इस नोवेल की कहानी बताती हूँ जिसमें इस वक्त आयशा फंसी हुई है। आरूही, जो कि इस कहानी की विलन थी, वह बहुत ही रुड खड़ूस और एक एरोगेंट किस्म की लड़की थी और घमंड तो उसमें इतना था कि बस पूछो ही मत। वह अपने सामने दूसरे लोगों को पैरों की धूल बराबर मानती थी और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की सौतेली बहन रिद्धिमा थी। आरूही के पापा का नाम अभय रायजादा था। उनकी पहली पत्नी रितिका से उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। उनकी दोनों बेटियां जुड़वा थी। अपनी पहली बेटी का नाम उन्होंने रिद्धिमा रखा और दूसरी बेटी का नाम उन्होंने रूहानी रखा। लेकिन रितिका जी अपनी दोनों बेटियों को जन्म देते वक्त ही गुजर चुकी थी। अपनी दोनों बेटियों को माँ का प्यार देने के लिए और अपने बेटे को एक माँ का दुलार देने के लिए उन्होंने दूसरी शादी की अपने ही पापा के दोस्त की बेटी रूप से। रूप जी ने भी रिद्धिमा और रूहानी को और अपने बेटे को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वह उन तीनों को एक माँ की तरह ही प्यार करती। और अभय जी यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्होंने भी रूप को तन मन और धन से अपनी पत्नी मान लिया था और वह भी उनसे बहुत प्यार करते थे। वक्त बीतने के साथ ही रूप जी प्रेग्नेंट हो गई और यह खुश खबर सुनकर रायजादा परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। एक नया बच्चा अभय जी और रूप जी के जिंदगी में आने वाला था जिससे वह दोनों भी बहुत खुश थे। एक दिन रूप जी के गोद भराई वाले दिन उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों की बातें सुनी। वह लोग कह रहे थे कि अब देखो, सौतेली माँ तो आखिरकार सौतेली ही होती है। अब इसका खुद का बच्चा आएगा, अब तो यह भेदभाव जरूर करेगी, अपने सगे बच्चों से ज्यादा प्यार करेगी और अपने सौतेले बच्चों को तो कभी देखेगी भी नहीं। रूप जी को उन लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वह उस रात बहुत रोई। उसके बाद रूप जी ने यह डिसाइड किया कि वह अपने बच्चों के जन्म के बावजूद भी वह अपने तीनों बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करेगी। और बस थोड़े ही महीना में उनके घर एक नन्ही मुन्नी सी बेटी उनकी आरूही पैदा हुई। रूप जी भी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें अपने रिश्तेदारों की बात याद आने लगी।
इसलिए उन्होंने अपनी बेटी आरूही से ज्यादा अपने तीनों बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने आरूही का ख्याल रखने के लिए एक नैनी हायर की जो हर वक्त उसका ख्याल रखती और अपने तीनों बच्चों के लिए वह हमेशा खुद जाती। आरूही को यह सारी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रूप जो कि उसकी मां थी, लेकिन उसके बावजूद वह उससे ज्यादा अपने बाकी के 3 बच्चों से ज्यादा प्यार करती थी। आरूही को यह सारी चीज देखकर अपने घर वालों से नफरत होने लगी और खासकर रिद्धिमा से, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा मासूम थी और उसकी मां हर वक्त रिद्धिमा का ही ख्याल रखा करती थी। इस वजह से उसको बहुत ही ज्यादा जलन होती थी। आरूही उसके बाद बहुत बदल गई। वह अपने घर के किसी भी सदस्य से ढंग से बात नहीं करती थी। वह सबसे बदतमीजी से बात करती थी। इसलिए उसके पापा ने फैसला किया कि वह आरूही को हॉस्टल में डाल देंगे, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। जब 1 साल के बाद आरूही सुधर जाएगी तो वह उन्हें अपने घर वापस ले आएंगे। लेकिन जब अभी की 1 साल बाद आरूही को लेने हॉस्टल गए तो आरूही ने उनके साथ आने से बिल्कुल मना कर दिया और 12 सालों तक वह वही हॉस्टल में ही रही। और वह वहां हॉस्टल में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, इसीलिए उसे कुछ बुरे दोस्तों का साथ मिला और वह अपनी नफरत और उन बुरे दोस्तों की संगत में रहकर वह बहुत ही ज्यादा बुरी बन चुकी थी। इसलिए जब वह 12 साल बाद अपने घर लौटी तो वह सबसे नफरत ही करती रही। उसने कभी किसी से प्यार से बात नहीं की। उसकी दादी, उसके दादा, उसके पापा, उसकी बड़ी माँ, उसके बड़े पापा उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वह अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसको उन लोगों का प्यार दिखाई ही नहीं दिया और वह हर वक्त उन लोगों की इंसल्ट करते रहती, उन लोगों को नीचा दिखाया करती। इस वजह से वह लोग भी आरूही से दूर हो गए। लेकिन एक दिन आर्यन मल्होत्रा उसकी जिंदगी में आया और उसने आरूही से बहुत अच्छे से बात की। इस वजह से आरूही को भी उससे प्यार हो गया। लेकिन आर्यन सिर्फ और सिर्फ उसकी सौतेली बहन रिद्धिमा से प्यार करता था। जब आरूही ने आर्यन को प्रपोज किया तब आर्यन ने उसका प्रपोज ठुकरा दिया और उसके ही सामने उसकी बहन रिद्धिमा को लिप्स टू लिप्स किस करने लगा, जिस वजह से आरूही के दिल में उन लोगों के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने कई बार रिद्धिमा को मारने की कोशिश की। उसकी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से आर्यन ने उसको जेल में डाल दिया और जब वह जेल से छुट्टी तो उसे दिन आर्यन और रिद्धिमा की सगाई थी, जिसमें आरूही एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहन कर गई थी, जिसमें उसके चेस्ट आधे से ज्यादा दिख रही थी और उसके ग्रीन हेयर और उसका वह अजीब लुक उसे और भी ज्यादा गंदा और भद्दा बना रहा था। उसने अपने शरीर से आर्यन को रिझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आर्यन नहीं माना। उसने आर्यन के सामने अपने घुटने तक तेंग दिया, उसके आर्यन के पैरों पर अपनी नाक तक रगड़ी, सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए। वह उसके प्यार में अपना सब कुछ भूल चुकी थी, अपना शरीर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना वजूद, सब कुछ। उसकी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से आर्यन ने उसे अपने बेसमेंट में कैद करके रख दिया और अब वह उसे दिन रात लगातार टॉर्चर करता था। आर्यन अपने बॉडीगार्ड से आरूही का रेप करवाता था और उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करता था। आरूही यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके दिमाग की हालत पूरी तरीके से बिगड़ गई। एक दिन वह आर्यन के टॉर्चर रूम से भाग गई। उसने अपने पूरे परिवार, अपनी माँ, अपने पापा, अपने भाई बहन, दादाजी, दादी जी और यहाँ तक कि रिद्धिमा और रिद्धिमा के 1 साल के छोटे से मासूम से बच्चे को भी जान से मार दिया। आर्यन से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने आरूही को बहुत टॉर्चर करके उसके बाद उसके पेट में अनगिनत चाकू घूम के उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया। और उसके बाद आर्यन ने खुद भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके पास अब उसकी जीने की वजह इसकी रिद्धिमा और उसका 1 साल का मासूम सा बच्चा कोई भी नहीं था, इसलिए उसने भी सुसाइड कर लिया। आखिर क्या होगा इस कहानी में? CH5 कहानी को बदलना। इस वक्त आयशा बाथटब में लेटी हुई नोवेल की पूरी कहानी को याद कर रही थी। आयशा को यह भी समझ में आ गया था कि इस वक्त वह कहानी कौन से ट्रैक पर है।
यह वही दिन था जब आर्यन और रिद्धिमा की सगाई होने वाली थी और आरोही ने वहां जाकर बहुत ही तमाशा किया था। वह अपने ही आंखों के सामने अपनी सौतेली बहन और अपने प्यार की सगाई होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह रोते हुए वहां से भाग गई और वह रोते हुए रास्ते पर चली गई। उसे कुछ भी होश नहीं था और एकदम से वह किसी ट्रक के सामने टकरा गई और उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसके एक्सीडेंट की खबर उसके फैमिली मेंबर में से किसी को भी नहीं थी और आरोही को लग रहा था कि कोई उससे प्यार नहीं करता। वह ठीक होने के बाद अपने परिवार के पास गई और उन सबसे बहुत ही ज्यादा झगड़ी थी। आयशा यह सारी चीज सोचते हुए बाथटब से बाहर आई और जब आयशा ने मुड़कर बाथटब का पानी देखा तो वह पूरा काला हो चुका था। यह देखकर आयशा के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसके बाद वह तुरंत वॉशरूम से बाहर आई और उसने अपना पूरा लुक चेंज कर दिया, मतलब खुद को मेकओवर कर डाला। 1 घंटे बाद इस वक्त अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वह बहुत ही शॉक दिखाई दे रही थी। वह कभी मिरर में खुद को देखते और कभी अपने आप को छूती। उससे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी लड़की वह वही लड़की है जो पिछले 3 दिनों से वह देखती आ रही है। पिछले 3 दिनों से वह जिस लड़की को देख रही थी और इस वक्त मिरर में जिस लड़की को वह देख रही थी, उन दोनों लड़की में जमीन और आसमान का फर्क था। पिछले 3 दिनों से वह जिस लड़की को देख रही थी वह जमीन पर पड़ा हुआ कीचड़ था और अब आईने में जिस लड़की को वह देख रही है वह आसमान में चमकता हुआ तारा या फिर आसमान में रहता हुआ चांद था। इस वक्त आईने में जिस खूबसूरत लड़की को देख रही थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। अपने पिछले जन्म में वह खुद ही इतनी खूबसूरत नहीं थी जिसने इस वक्त वह यहाँ लग रही है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी आयशा यानी हमारी आरोही रायजादा थी। इतनी खूबसूरत तो परी और अप्सरा भी नहीं होती जितनी खूबसूरत आरोही थी। इस वक्त आयशा खुद को आईने में देख रही थी। उसकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी अब कोई टैटू नजर नहीं आ रहा था। टैटू के हट जाने के बाद वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी वह दूध से भी ज्यादा गोरी स्क्रीन, उसकी वह परफेक्ट पतली कमर और उसकी स्किन बिल्कुल बच्चों जैसी थी जिसे जरा से भी हाथ लगाया और तुरंत लाल हो जाए। उसकी वह खूबसूरत काली आंखें और उसके नेचुरल लाल होठ, छोटा सा चेहरा, छोटी सी पतली नाक, परफेक्ट जॉलाइंस और उसकी घुटनों से ऊपर आते हुए काले घने लंबे बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। उसने जो अपने कानों में बहुत सारी ईयररिंग्स पहनी थी उन सबको निकालकर बस एक छोटी सी डायमंड ईयररिंग्स पहनी थी उसने। सच में इस वक्त वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती का इस दुनिया से कोई मुकाबला नहीं था और शायद अगर वह अप्सराओं के देश में भी चली जाए तो उसकी जैसी खूबसूरती किसी अप्सरा में नहीं होगी। आयशा ने खुद को देखते हुए कहा, कौन कह सकता है मेकअप की मोटी परत के पीछे, ग्रीन हेयर के पीछे पर टैटू की अतरंगी रंगों के पीछे इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। इसमें पता नहीं क्यों ग्रीन हेयर लगा के रखे थे। इसके काले घने बाल तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लंबे हैं और सॉफ्ट सिल्की है और इसकी स्क्रीन तो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह है और इसका परफेक्ट छोटा और क्यूट सा चेहरा, इस पर से तो मेरी नजर ही नहीं है रही। अच्छा हुआ उसे पागल ने अपनी बॉडी पर असली के टैटू नहीं करवाए थे, वह सिर्फ फेक टैटू थे। क्योंकि उसे दर्द होने से डर लगता था इसलिए उसने अपने बॉडी पर नकली टैटू लगाए हुए थे, वरना पता नहीं मैं इन टैटू को अपनी बॉडी से कैसे छुड़ा पाती। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इतना कहकर आयशा मुस्कुराने लगी। अब मैं इस कहानी में आ गई हूँ, अब मैं इस कहानी को पूरी तरीके से बदल दूंगी। मैं रिद्धिमा और आर्यन से हमेशा हमेशा दूर रहूंगी। मैं कभी उन दोनों के पास नहीं जाऊंगी। यह मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपनी तरह जीना चाहती हूँ। आरोही ने जो गलती की वह गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी, यह वादा है मेरा भगवान से, आपसे भी और खुद से भी। इतना कहकर आयशा खुद को आईने में फिर से देखने लगी।
बस यूं ही समय बीतता रहा और बस यूं ही एक हफ्ता गुजर गया और इन एक हफ्तों में आयशा अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके स्टिचेस भी अब खोल दिए गए थे। उसके सर पर एक छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी अब उसे इतना दर्द नहीं होता था। इन दिनों आयशा ने अपने फ्लैट में और भी बहुत सारी नई चीज लाकर रखी। उसे म्यूजिक बहुत पसंद था, इसलिए उसने गिटार, वायलिन और पियानो जैसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने फ्लैट में रखे थे। उसे कहानी पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने फ्लैट के एक रूम को पूरी की पूरी लाइब्रेरी बना दिया था, जिसमें उसके टेस्ट की हर एक बुक मौजूद थी। आयशा अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। उसके पास सब कुछ था। उसके पास सुकून था। उसकी पिछली जिंदगी में, उसके पिछले जन्म में क्या हुआ, अब वह कुछ याद नहीं करना चाहती थी। वह अपनी सुकून भरे पलों को जीना चाहती थी, अपने बुक्स में खोए रहना चाहती थी, हर वक्त अपने म्यूजिक को फिल करना चाहती थी, इस दुनिया को खुलकर जीना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ एक खूबसूरत से मेंशन में इस वक्त बहुत से लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी उसे डाइनिंग टेबल पर हेड चेयर पर बैठे हुए इंसान का फोन वाइब्रेट हुआ और उसे इंसान ने जब कॉल को पिक किया तो उसे कुछ यह आवाज सुनाई दी, आपकी पोती आरूही का एक्सीडेंट हो चुका है। इतना सुनते ही उसे शख्स के हाथों से उसका फोन छूटकर इस जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। आखिर कौन था वह शख्स? किसने उसे शख्स को कॉल किया था और उसे कॉल करने की वजह क्या थी?